So our today's chapter is chapter number 8, Natural Resources, Social Science, class 10th. So first of all, we should see that what is a natural resource or what are natural resources. अब natural resources हम किसको कहते हैं? अब resource का मतलब होता है साधन. Resource means साधन, संसाधन कह सकते हैं. और natural means the things that we get from nature. So we can say that the natural resources are the things विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलती है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि इसमें मतलब वो चीज़ों को लेंगे हम जो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने सुविधाओं के लिए, अपनी मतलब अपने लिए किसी भी प्रकार से उस चीज़ का यूज़ करें, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं. एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पर हम बात करें जो भी मिनरल्स हैं हमारे पास, जितने भी मिनरल्स हमारे पास हैं, भले उसमें आयरन आता है, भले उसमें कॉपर आता है, भले उसमें सिल्वर आता है, कुछ भी आता है, वो सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं. अब इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कह सकते हैं? अब आप बोलोगे हम आयरन को खाते भी नहीं हैं, ना हम कॉपर खाते हैं, लेकिन उनका हम उपयोग तो करते हैं ना हमारे लिए डेली लाइफ में. हम लोग क्या करते हैं उनसे? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे आयरन का यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, लोहा डाला जाता है, सरिये डाले जाते हैं घर के अंदर. लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर चीज़ें बोलते हैं कि लोहे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हम गाड़ियाँ बनती हैं या ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं वो लोहे की ही बनती हैं. तो इट इज़ आर नेचुरल रिसोर्स ओनली, क्योंकि वो हमें नेचुरली मिलता है, वो हमें नेचर से ही मिलता है. दूसरा एग्जाम्पल इसका लें, हम वुड की बात करें, लकड़ी भी हमें नेचुरली मिलती है. इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ओनली, क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं, यानी कि हम पेड़ों को काट कर लकड़ियों का यूज़ करते हैं, और लकड़ियाँ जो हैं वो हमको जंगलों से मिलती हैं, और जंगल से मिलने वाली लकड़ी का उपयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे उपयोग में आए, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं. उसको हम कह सकते हैं रिसोर्स. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स हैं, इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं. तो जैसे मैंने बताया, इनका उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जैसे लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पेड़ों से मिलने वाली चीज़ों को हम खाते भी हैं. तो मतलब जो रिसोर्सेज है उनका यूजेज जो है, यूटिलाइजेशन, वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है. इसमें पहला हम देखते हैं कि रिसोर्सेज एज फूड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हमको प्लांट से मिलते हैं, इवन हम कहेंगे मिल्क की बात करें, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स. यानी कोई गाय भैंसे जो हैं वो भी नेचुरली सब कुछ, वो नेचर की दी हुई देन है. तो ये सब चीज़ें जो, इवन एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस, डोमेस्टिक एनिमल, जो भी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जिनसे हमें खाना मिलता है, उनको हम बोल सकते हैं आर रिसोर्सेज दैट गिव अस फूड. इन रिसोर्सेज से हमें फूड मिलता है. तो पहला हम यूज़ बोल सकते हैं रिसोर्स का एज अ फूड, यानी कि खाने के तौर पे. दूसरा रिसोर्स का हम उपयोग देखें तो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे. अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल को अगर हिंदी में कहा जाए तो इट इज़ कच्चा माल. कच्चा माल मतलब जो चीज़ों को तैयार किया जाता है जिस चीज़ से, उसको बोलते हैं कच्चा माल या रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल अगर हम देखने जाएं, कॉटन के कपड़े जो बनते हैं, वो कपड़ों को बनाने के लिए कॉटन का यूज़ होता है. तो कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स. दूसरा एग्जाम्पल लें हम, शुगर, जो हमारी चीनी जिसका हम यूज़ करते हैं घरों में, शुगर, वो शुगर बनती है शुगर केन से. तो शुगर केन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग शुगर. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल के तौर पे भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है. अब तीसरा जो बताया गया इसमें रिसोर्सेज को, दे आर यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज. इनका उपयोग किया जाता है एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे भी, यानी कि ये रिसोर्सेज हमें एनर्जी भी देते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमको एनर्जी देती हैं. पेट्रोलियम के बारे में आप साइंस में पढ़ चुके हो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जब किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान आप लोगों को पेट्रोलियम से डीजल, कैरोसिन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कोल टार जैसी चीज़ें भी मिलती हैं वहाँ पर. तो ये सब चीज़ें जो है, इनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. इसके अलावा हम बात करें सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो ये सब एनर्जीज जो हैं, ये सब रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ, यानी इट इज़ ऑल गिवन टू अस बाय द नेचर. ये हमें नेचर ने ही दी है. इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको हम एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसे साधन जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. हमें एनर्जी मिलती है, मतलब हमें तो एनर्जी खाने से मिलती है, लेकिन ऐसी रिसोर्सेज जिनसे
एनर्जी मिलती है बाकी कामों के लिए। जैसे कि आप पेट्रोल का यूज़ करते हो गाड़ी चलाने के लिए, डीजल का उपयोग भी वहीं होता है, कोल का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इवन उससे बिजली भी पैदा की जाती है। तो इनको हम कह सकते हैं डिफरेंट यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अब रिसोर्सेज के प्रकार, किस किस प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज को हम 3 बेसिस पे बांट सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। 3 तरीके से, यानी कि ऑनरशिप की, उसके ऊपर मलकियत किसकी, यानी कि उसका मालिक कौन है, दूसरा री अवेलेबिलिटी की वो दोबारा मिल सकता है कि नहीं, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की, उसको किन किन जगहों पे वो चीज़ मिलती है ज़्यादा। अब आपकी बुक में जैसे डिटेल में दिया गया है ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और ग्लोबल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो हैं जो एक पर्टिकुलर आदमी को बिलोंग करते हैं, नेशनल रिसोर्सेज वो हैं जो पूरे देश के हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज वो हैं जो पूरे विश्व के हैं, पूरे ग्लोब के, यानी कि पूरी दुनिया के हैं। अब डिटेल्स की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में जो कि एक पर्टिकुलर एक आदमी ने या मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का हो, नेशनल रिसोर्सेज पूरे देश का और ग्लोबल रिसोर्सेज पूरी दुनिया का है। तो इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी इसको बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया उस आधार पे भी इसको बांटा जा सकता है। अब उस तरह से हम किस तरह कहाँ बांटेंगे इसको, तो आगे हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे उसको कहाँ कहाँ बांटा गया। तो पहला है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज वो हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, यानी कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक रिसोर्स है, जिसमें हमारी गैसेज आ जाती है, जैसे कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो गैसेज जो है ये सब हम यूनिवर्सल रिसोर्सेज में ले सकते हैं। दूसरा है हमारा जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज वो हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें लैंड है, वाटर है, सॉइल है, ये हमें आसानी से मिल जाते हैं, तो इनको हम जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। अब तीसरा जो है इसमें वो है रेयर रिसोर्सेज। रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले। तो ऐसे रिसोर्सेज जो आसानी से अवेलेबल नहीं हैं उनको कहते हैं रेयर रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे मिनरल्स, जिसमें आता है कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, जो ऐसे मिनरल्स जो बहुत ही लिमिटेड है इस पृथ्वी के ऊपर। चौथा है यहाँ पर सॉलिटरी रिसोर्सेज। ऐसे मिनरल्स जो सिर्फ इक्का दुक्का जगहों पे मिलते हैं। इक्का दुक्का मतलब 1 या 2, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ गिनी चुनी जगहों पे, यानी कि 1-2 जगहों पर मिलते हों, इनको कहा जा सकता है सॉलिटरी रिसोर्सेज। जैसे कि क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट नामक जो ये मिनरल है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है, सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है। तो समझ सकते हो जो एक ही जगह पर है, वी कैन कॉल इट सॉलिटरी रिसोर्स। सो दैट्स ऑल। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको बचाने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या इसके लिए हमें मतलब क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए इसको बचाने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं आगे कि अब हम जानते हैं कि हमारी जो नीड्स है, हमारी ज़रूरतें हैं, उसको तो हम कभी भी कम नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पुराने समय में हम लोग आंगन में खटिया डाल के सो जाते थे, तब बहुत सुंदर हवा, अच्छी हवा चलती थी, तो उसमें भी नींद आ जाती थी। अब थोड़ा आगे टाइम पे जाएं तो फिर घरों में पंखे ज़्यादा चलने लगे, पंखों के नीचे लोग सोने लगे, यानी कि ज़रूरतें बढ़ने लगी। उसके आगे जाएं तो घरों में कूलर आने लगे, क्योंकि अब पंखे के नीचे गर्मी लगने लगी। कूलर के बाद अभी प्रेजेंट देखा जाए तो एसी चलते हैं घरों में, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होता जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो नीड्स है हमारी वो इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं कि हमारी ज़रूरतों के कारण हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, नीड्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली ये नीड्स पूरी कौन करता है, रिसोर्सेज पूरी करते हैं। और जब रिसोर्सेज हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। आज हम बात करें तो आज रिसोर्सेज का उपयोग बढ़ने का रीज़न यहाँ पर ये भी है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है, जिस कारण से अब अर्बनाइजेशन होने से पेड़ों को काट काट कर घर बनाए जा रहे हैं, सीमेंट का, लोहे का, इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। इंडस्ट्री बढ़ गई है, जिस कारण से ज़्यादा जो लोग हैं रिसोर्सेज हैं वो इंडस्ट्री में डाले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं उनकी जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या करें हम इनको बचाना।
अब इनको बचाना, इनको कंजर्व करना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले हमें पूरा डाटा चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं और कहाँ कहाँ पर है। जब हमारे पास उस चीज़ का डाटा होगा तो हम उसके यूटिलाइजेशन, उसके यूजेज को भी हम एक टाइम टेबल या एक उसके लिए भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि किस चीज़ का उपयोग कितना किया जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास पूरा डाटा होगा, पूरी लिस्ट होगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कितनी हैं, और उनमें से जो ज़्यादा यूज़ करने वाली होंगी, यानी कि जो दोबारा रिन्यू हो सकती है उनका यूज़ हम ज़्यादा करें, और जो दोबारा ये रिन्यू नहीं हो सकती है उनका उपयोग हम थोड़ा कम करें, ताकि इन सब रिसोर्सेज को हम ज़्यादा समय तक चला सकें, और मैं कहूँगा हमेशा के लिए चला सकें। दूसरा यहाँ पर कहा गया है जो इजीली अवेलेबल है, या फिर जिनको हम कह सकते हैं जो रिन्यूएबल है, उनका उपयोग हम ज़्यादा करें। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, तो ऐसी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा करें। और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, उनका उपयोग हम थोड़ा कम रखें। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में काफ़ी हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि किसका उपयोग ज़्यादा करें और किसका ना करें। फॉर एग्जांपल हम देखें पेड़, अब पेड़ वैसे तो हम देखते हैं कि रिन्यूएबल है, वो दोबारा फिर बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब एक साथ पेड़ काटते जाएंगे तो नहीं चलेगा, तो एक समय आएगा जब पेड़ पूरे खत्म हो जाएंगे। तो बेटर है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने 4 पेड़ काटे तो उसकी जगह तुरंत हम 4 पेड़ लगा दें और उसकी देखभाल करें, ताकि वो जो कमी है वो पूरी होती रहे। तो मतलब अगर आप फॉरेस्ट एरिया खत्म कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी लगाओ, फॉरेस्ट कवर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज फॉरएवर मिलते रहे। इससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, हमें पेड़ जो है हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इसके बाद हमें ऐसी अटेम्प्ट्स करनी चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज जो हैं जो मतलब ख़त्म होने वाले, उनकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। इसके ऊपर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अब एक दिन आएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो ख़त्म होने के बाद हमारी नीड्स कहाँ जाएंगी? क्या हम यहाँ से मार्स पे चले जाएंगे? क्या हम मंगल ग्रह पे जाके वहाँ रहने लगेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज जिनकी गिनती कम, जिनकी मात्रा कम होती जा रही है, उसकी मात्रा को बढ़ाने का कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। देन ऐसे रिसोर्सेज, अक्सर ये ह्यूमन नेचर है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो आसानी से यूज़ करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं। जैसे सिंपली हम बात करें पानी की, वाटर वी गेट वेरी इजी, हमारे घरों में पानी आता है आसानी से, तो हम क्या करते हैं, पानी हमारे ऊपर नल चालू रहता है, टंकी भरती रहती है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि कब तक वो भर जाएगी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हम अपने काम में बिजी हैं, पानी पीछे गिरता रहता है कहीं ना कहीं, और इस तरह से पानी बहुत वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें ईजिली अवेलेबल है हमारे पास वो चीज़। लेकिन जिन जगहों पे जो ऐसे एरियाज हैं, डेजर्ट रीजन, जहाँ पे पानी मीलों दूर से लोग लेकर आते हैं, वहाँ पे आप समझो कि एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, उनका वेस्टेज हमें पूरे तरीके से रोकना होगा, पूरे तरीके से उसका वेस्टेज रोकना होगा। अब ऐसा ही एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। अब साउथ अफ्रीका जैसे एक कंट्री है जहाँ पर लोगों को पानी, बोलते हैं कि हफ्ते में 5 दिन में एक बार वो पानी का टैंकर आता है जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है, और उसी के पानी को यूज़ करते हैं अपने घरों में, और वो रीयूज़ करना जानते हैं पानी को। यानी कि ऐसा नहीं है कि पानी को नहाने के बाद उस पानी को फेंक दिया, मे बी उस पानी को भी रीयूटिलाइज किया जा सकता है। तो जिन जगहों पे पानी नहीं है वहाँ पर ये सब किया जाता है, हमारे पास है, सो वी आर वेस्टिंग इट, तो उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। देन आगे देखते हैं, ऐसे जो मिनरल्स हैं, जो हमारे रिसोर्स हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनको हमें बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसको कम यूज़ करेंगे तो उसकी मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 बढ़ने लगेगी, यानी कि उसका वेस्टेज नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन कम होगा। तो ये भी हमको देखना है। इसके अलावा नेसेसरी लॉज, हमें कुछ लॉज भी बनाने चाहिए, कुछ कानून भी ऐसे बनाने चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, ताकि जो वेस्टेज होता है, जो इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज का, वो ना हो। फॉर एग्जांपल हम देखें, पेड़ों को काटा जाता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही प्राणदायी है, हमारे लिए पेड़, यानी कि दे आर लाइफ सेवर्स फॉर अस, वी कैन से लाइफ गिवर्स। तो पेड़ों को काटा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके खिलाफ बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। पेड़ काटने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी, फाइन या उसको इवन पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। आगे हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे देखें कि लोगों को इसके बारे में जानकारी देना मतलब उनको जागृत करना, अवेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बुक का। हम कहेंगे
कि अगर हम रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने जो खासकर स्कूलों कॉलेजों में मैं कहूँगा कि अगर उनके सिलेबस के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाएं तो बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं कि भाई क्यों हमारे लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो वो क्यों ज़रूरी हैं, तो हम उनको पढ़ा सकते हैं। अब बच्चे जब पढ़ेंगे वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और इसके साथ साथ अगर हम देखने जाएँ तो हम नॉर्मल सिटीजन्स को भी इसके बारे में जागृत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए रिसोर्सेज ज़रूरी हैं और उनको बचाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल जो है किस प्रकार से बनती है। अब इस पृथ्वी का वो पार्ट जिसपे वेजिटेशन यानी कि ये जो हमारी वनस्पति है, जो ये पेड़ पौधे उगते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। अब सॉइल, पेड़ पौधे जो उगते हैं उसी को हम सॉइल कहते हैं। सॉइल जो है ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। आप अर्थ के बारे में जानते हैं, क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, अर्थ के जो पार्ट्स हैं अंदर। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो अपर लेयर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके ऊपर भी जो थिन लेयर है उसको हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल जो है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, ह्यूमिडिटी, इवन ह्यूमस एंड एयर, ये सब चीज़ें हमारी सॉइल के अंदर हमें मिलती हैं। अब सॉइल बनती कैसे? सॉइल बनती है विद द डीन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स हैं, जब गर्मी और सर्दी के प्रभाव के कारण वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि जो पत्थर की चीज़ें हैं, रॉकी, जो बहुत ही ठोस हैं, सॉलिड हैं, जब उनके ऊपर, जब रात को ठंडा हो जाता है मौसम तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब दिन में गर्मी लगती है तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस कारण से, क्योंकि वो सॉलिड है, वो स्पॉन्जी चीज़ नहीं है कि वैसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जब कई समय तक, कई सालों तक होता है तो उनके बीच में दरारें पड़ने लगती हैं, छोटी छोटी दरारें। और जब बारिश आती है, तेज़ हवा आती है, तो उन दरारों के अंदर जाकर उनको और ज़्यादा बड़ा करने लगे, यानी कि वो चीज़ बड़ी होने लगती है उनके अंदर। और धीरे धीरे वो जो उसके अंदर से छोटे छोटे कण जो है वो भुरने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और वो बारिश और हवा के साथ बहकर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं, हम सॉइल की बात करेंगे। सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर को हम सॉइल कहते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। वैसे इसके अंदर मिनरल्स और दूसरे बायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब इसके अंदर जो मिनरल्स और जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह, वो सब जगह सेम नहीं होते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर जगहों पे फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉइल, मिट्टी जो है वो हर जगह पर समान नहीं है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो जो मिट्टी है उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम उसके अंदर ऐड करते हैं कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र, ह्यूमस का ऐड किया जाता है, यानी कि जो इवन नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिसको मैन्योर कहते हैं, या फिर कुछ जगहों पर तो उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है। अब ये जो ह्यूमस है ये कैसे बनता है? अब जैसे मैंने कहा कि डीन्यूडेशन से जो रॉक्स हैं वो थोड़े थोड़े टूटने लगते हैं, फूटने लगते हैं, उसके कण जो है बहकर हवा और पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और एक जगह पर जाकर वो जम जाते हैं और सॉइल बन जाती है। अब वो सॉइल है, उसके अंदर आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरते हैं, पेड़ पौधे हैं वो, इवन एनिमल डेड बॉडीज़, या कोई भी ऐसी चीज़, इवन सब्जियों के छिलके वगैरह, हम कोई भी चीज़ जो फेंकते हैं, जो सड़ जाती है, जो डिकम्पोज हो जाती है, वो डिकम्पोज होने के बाद उसको, मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जगहों पे, अगर आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो बायोगैस प्लांट वगैरह बनाया जाता है घरों में। गाँव में खासकर गोबर गैस प्लांट, जिसको हम बायोगैस प्लांट भी कहते हैं, वो बनाया जाता है। उसमें जो घर का जो भी कचरा होता है वो एक पिट में डाल दिया जाता है, एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, और वो सड़ता रहता है बाद में। उसके सड़ने से गैस पैदा होती है, जिसका किचन में यूज़ किया जाता है। और जो बाकी मटेरियल जो बचता है उसको काफ़ी समय के बाद निकाल के खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमस जो है वो सॉइल के अंदर जो बनता है वो नेचुरल एलिमेंट्स जो हमारे नेचुरल जो, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, ऐसी चीज़ें हैं, इनको अगर हम डाल दें तो डिकम्पोज हो सकती हैं चीज़ें, उनसे वो बनता है ह्यूमस। इसके अलावा क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल निभाता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। क्लाइमेट बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अब जिस पत्थर से, जिस रॉक से मिट्टी बनी होती है, वो सॉइल, पर्टिकुलर सॉइल बनी होती है, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल रॉक। उसको पेरेंटल रॉक कहा जाता है।
सॉइल्स को क्लासीफाई किया जाता है, सॉइल्स को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पैरेंटल रॉक स्ट्रक्चर, ह्यूमस एटसेट्रा। इन आधारों पर उसके सॉइल को बांटा भी जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि भारत के अंदर कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की सॉइल्स भारत में पाई जाती है।